आजकल के बच्चे बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, मन तो कर रहा कि पढ़ाई छोड़ दूं। तो दोस्तों, एक शायर ने बहुत अच्छा लाइन बोला है, कहा कि जो तूफानों में पलटे जा रहे हैं, दुनिया बदलते जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कामयाब रहेंगे और लोगों की तुलना में बेहतर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आदर्श कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल एजुकेशन पावर बाय आदर्श सर के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे भाई लोग इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया मैं मॉक टेस्ट देता हूं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं पा रहे हैं, मॉक टेस्ट देता हूं, कॉन्फिडेंस नहीं पा रहे हैं, तो कुछ इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मैं वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाकर सेट एनालिसिस सेट डिस्कशन कैसे करें, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने घर पर फ्री में बिना कोचिंग गए कोचिंग के तुलना में बेहतर मॉक टेस्ट को डिस्कस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये जो वीडियो होगा सारे के सारे मेरे भाई काम का होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग से लास्ट में पूछूंगा कि ये जो इतना क्वेश्चन को मैं सोल्व किया, इसमें आपने एनालिसिस क्या किया, आपने लोगों की तुलना में, और किस टीचर से मॉक टेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में आपका भाई आदर्श कुमार बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा। मान लिया जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहता संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। आप देखिए, मैक्सिमम टीचर हम देखते हैं यूट्यूब पे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी मार दिया, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो ऐसे करने से ना तो बच्चा बच्चा से कामयाब होगा और ना ही अच्छा से टीचर कामयाब होगा। टीचर कामयाब होने का सेंस उतना नेम और फेम नहीं बन पाएगा मेरे भाई, और बच्चा कामयाब होने का मतलब है कि बच्चा का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और अपने एग्जाम में उतना एक्साइटेड नहीं रह पाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन को फोड़ देंगे। तो फोड़ना कैसे क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, जैसे हम क्या करेंगे, एक बेहतर टीचर्स होते हैं क्या करते हैं कि जो ऑप्शन देख रहे हैं मेरे भाई, सारे ऑप्शंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, हम ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करते हैं। आंसर तो ठीक है कि डी होगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो 3 को बच रहा है, इसको थोड़ा सा आप एनालिसिस कीजिए। जैसे मेरे भाई जो राष्ट्रपति है, आप सभी जानते होंगे, इसको ऐसे एनालिसिस करेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 53 में, किसमें मेरे भाई, आर्टिकल 53 में है। किसमें है, आर्टिकल 53 में। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन बन गया ऑप्शन नंबर ए से। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद मेरे भाई आर्टिकल 53 के अंदर किया गया है। क्लियर है तक। और जो राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कमांडर होते हैं। किसके कमांडर होते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, जितने भी सेनाएं होते हैं सेंट्रल लेवल के, उसके कमांडर कौन होते हैं मेरे भाई, राष्ट्रपति होते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन पूछ सकता होगा अगला क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए से 4 क्वेश्चन बन गए। तो सोचिए, इस प्रकार से डिस्कस करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अभी बस यही नहीं, अभी और देखते चलिए। पहला बात है दोस्तों कि यहाँ पे आप क्वेश्चन भी सीख जाइएगा और किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, एक क्लास टीचर भी देख सकते हैं। आपका स्वागत है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं संसद के बारे में। ठीक है, तो अगर संसद की बात करें तो संसद क्या होता है पहले समझेंगे। तो संसद जो होता है एक सेंट्रल लेवल का एक घर है। क्या है, घर है जहां पे नियम और कानून बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए जाए कि कोई केंद्र सरकार में कानून बनेगा, तो उस कानून को बनाएगा कौन, संसद। अगर कोई चीज संशोधन करना है, कोई चीज हटाना है, तो कौन करेगा, संसद। अगर दोस्तों हम बात करें तो संसद के बारे में आर्टिकल 79 में चर्चा है। आर्टिकल 79 कहता है
कि भारत का एक संसद होगा। और बात करें तो संसद जो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरा होते हैं राज्यसभा। और एक होते हैं मेरे भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना बन गया। क्वेश्चन पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो दो गो। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अगर क्वेश्चन पूछे कि संसद के कितने भाग होते हैं, तो तीन गो। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और क्या होंगे? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होंगे। आप देखिए फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संसद की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में हो गया। अब आते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री पर। जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में मेरे भाई चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 75 में चर्चा किया गया है। ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट, जिसे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें हम, तो ये सबसे बड़ा कानून होता है। ठीक है। कानून अधिकारी बोल सकते हैं, कानूनघार बोल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आप सभी लोग देखते होंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। मतलब कि अगर छोटे लेवल पे मुकदमा को हैंडल किया जाए तो मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अगर थोड़ा सा हम स्टेट लेवल पे बात करें तो हाई कोर्ट होता है। क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। अब भारत में कितने हाई कोर्ट है मेरे भाई? 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। अगर बात करें सेंट्रल लेवल पे, अगर सबसे हार जाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हार जाएंगे, हाई कोर्ट से भी हार जाएंगे, तो कहां जाएंगे लास्ट में भाई? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा बच्चों आर्टिकल 124 से 147 तक है। आप डिस्कस करने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन आप मार्केट में भाई क्रीम बनोगे। क्या बनोगे? क्रीम। अगला क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। जब दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8, जब भारत का संविधान लागू किया गया था, तो पहला क्वेश्चन बनेगा यहां से कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। तो 3-4 क्वेश्चन तो भाई यहां पे हो गया। जब संविधान लागू किया गया था तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन थे? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म से स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और दोस्तों एक था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। और एक लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, आर्टिकल 32। तो अब जो बच्चा क्लास नहीं भी किया होगा और इस प्रकार से एनालिसिस का वीडियो देखेगा, मेरे भाई कोई एग्जाम का दम नहीं है कि उस बच्चा से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। अब दोस्तों हुआ क्या कि आर्टिकल 31 को, आर्टिकल 31 को, जिसे बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया और हटा करके डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। दोस्तों क्यों डाला गया? जैसे मान लिया जाए संपत्ति का अधिकार है, आपके पास 10 बीघा का एक प्लॉट है। बिहार सरकार आपसे मांग रही है कि आप ये जो 10 बीघा का जो प्लॉट है, आप इस प्लॉट को आप हमें दे दीजिए। मैं इसमें एक रनवे का तैयार करूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप हैं लोभी आदमी, आप भी सोचेंगे कि नहीं आने वाले दिनों में हम इससे कुछ बेहतर करेंगे। तो आप
जमीन को देने से मना कीजिएगा बिहार सरकार को, ठीक है। आप देखिए, सरकार यहाँ पे आपको मुआवजा भी दे रहे हैं, फिर भी आप वहां पे नहीं दे रहे हैं। सरकार आपको परेशान परेशान कर रखा है कि नहीं आप हमें दीजिए। तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं, इसका ग्रांटर सुप्रीम कोर्ट होता है। आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस सरकार को डांटेगा, फटकारेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मेरे भाई, गवर्नर जो होगा, सरकार होगा, वो परेशान परेशान हो जाएगा कि मैं कुछ करना चाहता हूं अपने राज्य में, करने नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से गवर्नर कोई काम नहीं कर पाएगा, और जब काम ही नहीं कर पाएगा तो गवर्नर परेशान होगा। तो परेशानी से बचने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। हटा करके इसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300 ए में, 300 ए में डाला गया है, जिसे अब लीगल राइट बोलते हैं। लीगल राइट बोलते हैं। अब हटा करके डाला गया तो कोई संविधान संशोधन होगा। तो मेरे भाई यहां पे समझिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। कब हुआ मेरे भाई? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, तो पहले थे 7, अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिए गए। कितने बचे मेरे भाई? कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? तो 6 बचे। अधिकार दिए गए हैं। अगर पूछेगा कि टोटल कितना मूल अधिकार था, तो 7। अभी दिए गए कितना मेरे भाई? 6 बच रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगे उसको प्रयास कीजिए कि हम डिस्कस करें। अब सर, आप तो इतना पढ़ लिए हैं तो आपको पता है, हम नहीं पढ़े हैं, हमको नहीं मालूम है, तो हम कैसे करेंगे? तो बताएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा रुको। अब दोस्तों पहला कहता है कि स्टेपस। दोस्तों जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम होता है स्टेपस, और बहुत पतली हड्डी होती है, ठीक है। तो मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? स्टेपस। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बन गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को डिस्कस करते हैं। जो फीमर हड्डी होता है, जांग का हड्डी होता है, सबसे मोटा होता है, सबसे लंबा होता है, सबसे मजबूत होता है और सबसे भारी होता है। अब इतना क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी, तो फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, फीमर। तब बताइए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, सेट को एनालिसिस करेंगे, टाइम तो लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन जो आप मार्केट में क्रीम बनकर मेरे भाई आओगे, ठीक है। मेरा भाई ह्यूमरस वगैरह ये सब चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई आपको डिस्कस करना है। अब जैसे मान ली जाए कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया। अब जैसे मेरे भाई गांधी जी के बारे में किस्सा आया और नमक सत्याग्रह के बारे में आया, तो तुमको ऑप्शन पे तो जाना ही है, लेकिन थोड़ा सा नमक सत्याग्रह के बारे में जानो, याद करो कि नमक सत्याग्रह होने से पहले महात्मा गांधी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे, जिसमें महात्मा गांधी, जो भी भारत के लोग थे, अंग्रेजों के यहां काम कर रहा था, सारे जॉब वगैरह को छुड़वा दिए थे महात्मा गांधी जी। और अब आगे चलकर लाते हैं नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन लाते हैं। तो क्या भारत के सभी लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने सोचे कि इस बार हम सभी लोगों को नहीं लेंगे, आपको इसमें नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इस इंटरव्यू में पास करेंगे उसे ही सेलेक्ट किए जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने टोटल 78 लोगों को सेलेक्ट किया और साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को डांडिया, कहां पे है? गुजरात में है। डांडिया पहुंचे, कब पहुंचे? तो 6 अप्रैल को डांडिया पहुंचे, और 6 अप्रैल से ही महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम नमक को लेकर, क्योंकि दोस्तों आप सोचिए
कि आपके घर में सारा चीज है और नमक नहीं है, तो खाने का कोई टेस्ट बनेगा? कोई टेस्ट नहीं होगा मेरे भाई, टेस्ट लेस होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम छोटे से छोटे चीजों के लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। जो सबसे छोटा चीज है नमक। प्रोटेस्ट करने का कारण था, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो नमक प्रोडक्शन का जो अधिकार है ब्रिटिश सरकार के पास है, यह अधिकार भारत सरकार के पास होनी चाहिए। तो इसी के खिलाफ महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जितने भी नियम और कानून भारत के आम लोगों के लिए बनाए गए हैं, हम उस नियम और कानून को दोस्तों नहीं मानेंगे, नहीं अपनाएंगे। जैसे ही महात्मा गांधी जी और आईएनसी के लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग ने जब नमक सत्याग्रह की जो नियम कानून चला रहे थे और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कानून था, उस कानून को तोड़ा, तो तुरंत महात्मा गांधी और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलाकर 90,000 लोगों को प्रोटेस्ट जब कर रहा था तो उसे जेल में डाल दिया गया। तो मेरे भाई इसी को बोलते हैं नमक सत्याग्रह, इसी को बोलते हैं सभ्य अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था मेरे भाई? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था मेरे भाई? 1930 में हुआ था। ठीक है सर। सर आप तो पहले बहुत बोल रहे थे कि ऑप्शन के बारे में सोचो। दोस्तों ये जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के द्वारा किए थे। एक क्रिप्स मिशन क्या था कि जब संविधान का निर्माण करने से कुछ पहले की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति थे 1939 में, एम एन रॉय एक व्यक्ति थे, उन्होंने यह विचार रखा कि नहीं, हमारे देश में संविधान होनी चाहिए। फिर दोस्तों 1939 में जानते हैं आप सभी लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारत का साथ चाहिए था। और 1940 में भारत की सबसे बड़ी पार्टी आईएनसी ने डिमांड किया था, ऑफिशियली डिमांड किया था कि नहीं, संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत को मनाने के लिए कुछ दो, उपहार दो, ऑफर दो। तो 1940 में लेकर आया था अगस्त ऑफर, जिसे भी भारतीयों ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि तुम्हें हम मांग रहे हैं संविधान सभा और तुम संविधान सभा नहीं दे रहे हो, ठुकरा दिया। अब अंग्रेजों जो है लेकर आते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में। इसमें कहा गया कि हम भारतीयों को लंबे समय तक रोक कर नहीं रह सकते, संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन भारतीयों थोड़ा सा रुक जाओ। तो भारत के लोग पूछते हैं कब तक? तो अंग्रेज बोलते हैं कि जब तक हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ना हो जाता है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत के लिए संविधान सभा का दोस्तों निर्माण कर देंगे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि एक वर्ल्ड वॉर लेवल का युद्ध चल रहा है और हम का तो तब तक रुके, छोड़ो भारत रे। तो महात्मा गांधी चलाते हैं 1942 में क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या मेरे भाई? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और क्रिप्स मिशन भी कब आया था? 1942 में भी आया था। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 1919। 1919 1919 में मेरे भाई खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रकार से मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं, ये वीडियो देखें, इसमें आप क्या चीज एनालिसिस किए, किस चीज के बारे में आपने एब्जॉर्ब किया, किस चीज के बारे में आपने गहन अध्ययन करके इसका फाइनल कंक्लूजन निकाला। वैसे टीचर के पास मत जाना, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। वैसे टीचर के पास कभी मत जाना सेट मारने के लिए, जो बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे करके आप अपने करियर का बर्बाद ना करें, और साथ में साथ आपके करियर से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों का करियर। सर आप पढ़ाते हैं तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाइए, ऑप्शन को ऑपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है?
जब ऑपरेशन को ऑप्शन को जब ऑपरेशन कीजिएगा तो पहला बात है कि बच्चा आपसे खुश रहेगा, आपकी कोचिंग में भीड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एनालिसिस बेहतरीन ढंग से करवाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों समझिए, अब कोई बच्चा है कि कोचिंग जाना नहीं चाहता है, फ्री में घर पे बैठ के सेट मारना चाहता है, तो क्या करेगा इसके लिए? देखो, जमाना है ऑनलाइन का, ठीक है, आप जाइए चैट जीपीटी पे सर्च मारिए जीके जीएस मॉक टेस्ट 1 20 क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, 20 क्वेश्चन करना है, लेकिन उसको इस प्रकार से मेरे भाई ऑपरेशन करना है। ठीक है, मान लीजिए किसी भाई का जीके जीएस का मारना है, मारेंगे जीके जीएस मॉक टेस्ट सेट नंबर 1। क्लियर है? अब आ जाएगा, अब सर जो आप इस प्रकार से ऑप्शन का ऑपरेशन कर रहे थे, तो आप तो पढ़े हुए हैं, आपको तो मालूम है, हमको नहीं मालूम है, तो पता हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं जानते हैं, तो हम करेंगे ऐसे करेंगे मेरे भाई, पहले क्वेश्चन को पूछ लेंगे, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आंसर हो गया। अब हम सर्च मारेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, अब उसमें कुछ आएगा पॉइंट मेरे भाई। अब मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय में आ गया कि इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, तो अपना कॉपी में फटाफट से लिख लेंगे। फिर सर्च मारेंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, कौन से आर्टिकल में है, इस प्रकार से लिखेंगे। सांसद कितने अंग होते हैं, कहां होते हैं, उसमें सारा चीज भाई आ जाएगा। खाली सर्च मारना कि सांसद महत्वपूर्ण तथ्य, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट आ जाएगा, कौन से आर्टिकल में है, इस प्रकार से मेरे भाई करना है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, बस आपको ऐसे करना है। देखिए, अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्लास करते हैं, सेट नहीं मारते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं, आप सोचिए, आप क्लास क्यों करते हैं? सीखने के लिए। अब मॉक टेस्ट मारेंगे तो क्या नहीं सीखेंगे? अब हम भाई इस प्रकार से एनालिसिस करवाए हैं, आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तो सीखें। जो यहां से आप सीखिएगा, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा और चैप्टर वाइज पढ़ करके जो कॉन्फिडेंस आएगा, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। ठीक है, तो मेरे भाई कोर्स को कंटिन्यू रखिए, और पीछे से 1 घंटा तो मेरे भाई इस प्रकार से खाली सेट को एनालिसिस करने में आपको लग जाएंगे। ठीक है, और मतलब कि एक सेट पर आपको कम से कम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कम से कम भाई आपको 2 घंटा का टाइम मेरे भाई देना पड़ेगा। कितना? 2 आवर्स डेली। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। और एक बात दोस्तों आपसे हम बोलना चाहूंगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे मेरे भाई हम बताए हैं, और वैसे करने पर अगर स्कोर नहीं बढ़ता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।